गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जी। चैप्टर नेम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी पॉइंट है वो डिस्कस करूँगा जी। जैसे कि सपोज एक बिजनेसमैन है हमारे पास। ठीक है जी, ये उसका बिजनेस है। देखो, इस बिजनेसमैन ने सपोज अपने पूरे एनुअल ईयर के अंदर मान लीजिए कि टोटल 10 लाख रुपीज़ अर्न करे हैं। ठीक है जी, 10 लाख रुपीज़ उस पर्सन ने अर्न करे हैं। अब देखो, इस बिजनेसमैन ने कई तरीके की एक्टिविटीज़ करी। फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लीजिए ये एक बिज़नेस जो कर रहा है वो फर्नीचर का कर रहा है जी। तो फर्नीचर का बिज़नेस चला रहा था। चलाने के टाइम इसको मोटे तौर पर प्रॉफिट ये लगा लीजिए 5 लाख रुपीज़ का हुआ पूरे एनुअल के अंदर। अब रिमेनिंग 5 लाख बच गई। इस पर्सन ने क्या कर रखा है, इस बिजनेसमैन के पास कई और भी प्रॉपर्टीज़ है। लाइक ये लगा लीजिए इस पे 10 या 12 शॉप्स हैं। उसने क्या करा जी, शॉप्स को रेंट पे दिया और कुछ रेंट भी अर्न करा। तो लगा लीजिए 2,50,000 रुपीज़ का उसने कुछ पैसा रेंट से भी अर्न करा। क्लियर है जी। उसके अलावा ये बिजनेसमैन किसी कंपनीज के, ठीक है जी, शेयर वगैरह भी परचेज कर रहा है। ठीक है जी, तो शेयर वगैरह परचेज करके इसने 1 लाख रुपीज़ कुछ अर्न करा। क्लियर है जी, ऐसा है। और इसके अलावा कुछ और लगा लीजिए कि छोटी मोटी साइड में एक कंपनीज भी अपनी ओपन करके बैठा हुआ है। तो उस कंपनीज के ये कुछ शेयर वगैरह इशू करके भी इसने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। लगा लीजिए जो रिमेनिंग रह गया 1,50,000 रुपीज़, वो उसने शेयर वगैरह लोन वगैरह से पैसा इकट्ठा कर लिया जी। तो मतलब टोटल इसने 10 लाख रुपीज़ इकट्ठे कर रखे हैं। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सिंपली हमें यही बताना चाह रहा है कि इस बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से, मीन्स जिस चीज़ का वो बिजनेस करता है उससे उसने कितना पैसा इकट्ठा करा। ठीक है जी। और अलग एक्टिविटी जो उसने करी, लाइक जैसे कि उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी ज़मीन वगैरह पे, उसने उससे कितने पैसे अर्न करें। जो उसने शेयर वगैरह लोन वगैरह जो था डिबेंचर वगैरह इशू करें, उससे उसने कितना पैसा इकट्ठा करा, वो चीज़ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताना चाह रही है जी। तो मतलब सिंपली ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने करना क्या है, अलग अलग एक्टिविटी से जो पैसे इकट्ठे करे हैं हमने, मीन्स जो हमने अर्न करा, प्रॉफिट कमाया, तो वो कितने रुपए हमने कमाए हैं या प्रॉफिट अर्न करा या कितना कैश अलग अलग एक्टिविटी से आया, वो हमने इस चैप्टर के अंदर सीखना है जी। तो शुरू करते हैं जी कैश फ्लो की स्टेटमेंट की डेफिनेशन से। देखिए जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर भी कंपनीज के पास या बिजनेस के पास कितना कैश आ रहा है जी, कितना कैश जा रहा है, हमने सिर्फ वो चीज़ डिस्कस करनी है जी। तो ये हमारे पास एक कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन रहेगी। देखो जी, यहाँ इनफ्लो का मतलब है कि कितना कैश हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी। और आउटफ्लो का मतलब क्या है जी, कितना कैश हमारा यहाँ जा रहा है, हमने ये चीज़ देखनी है जी। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट जो हमारे पास एक्टिविटी कह लीजिए कि जो मेनली इसकी 3 एक्टिविटी हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड नंबर पे है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो तीसरी है हमारे पास जी वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
क्लियर है जी। तो टोटल हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ रहेंगी। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मीन्स कि बिजनेस को ऑपरेट करने से जो कैश आ रहा है या जा रहा है, मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ जो बिजनेस का होगा, जिस चीज़ के अंदर बिजनेस डील कर रहा है, तो उसके जितने भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। बट आपने जितने पैसे बाहर इन्वेस्ट कर रखे हैं, लाइक ज़मीन वगैरह, लैंड वगैरह परचेज कर रखी है, प्लांट वगैरह परचेज कर रखी है, उससे कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, वो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। फाइनेंसिंग का मतलब आपके जितने भी सारे के सारे शेयर्स हों, डिबेंचर हों, वो सारे के सारे वहाँ चले जाएंगे जी। क्लियर है। तो फर्स्ट नंबर देखिए जी, हम करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से शुरू करेंगे। देखो पहले हम इन्वेस्टिंग करेंगे, देन फाइनेंसिंग करेंगे, लास्ट में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जी। तो देखिए फर्स्ट नंबर मेरे पास है जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट नंबर हमारे पास आएगा क्या क्या इसके अंदर। देखो जितनी भी मेरी फिक्स सेट होंगी वो सारी की सारी इसी एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। देखो यहाँ पे फिक्स सेट दोनों तरीके से हो सकती हैं जी, चाहे आपकी वो टेंजिबल हो असेट, ठीक है जी, चाहे वो आपकी इनटेंजिबल हो, वो हमारी यहाँ रिकॉर्ड की जाएगी। क्लियर है जी। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, वैसे भी उसे हम फिक्स सेट में कंसिडर कर सकते हैं, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी यहीं रिकॉर्ड की जाएगी। क्लियर है जी। इसके अलावा हमारे पास लगा लीजिए DRI। DRI का मतलब यहाँ पे क्या है जी, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है जी, अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो भी इसी एक्टिविटी में आएगा। रेंट रिसीव हो रहा हो जी तो भी इसी एक्टिविटी में आ जाएगा। और इसी तरीके से कोई भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हो तो भी यहीं आएगा। क्लियर है जी। देखो डिविडेंड रिसीव्ड का मतलब सिंपली क्या है जी, सपोज अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं, शेयर परचेज करने का मतलब कि मैंने उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अगर शेयर में पैसा इन्वेस्ट करा होगा तो शेयर के बदले में डिविडेंड ही मिलेगा आपको जी। क्लियर है। सपोज अगर मैंने एग्जांपल दिया था जैसे कि शॉप्स, कि मेरे पास 10-12 शॉप्स हैं, वो मैंने रेंट पे दे रखी है, उनका रेंट जो आ रहा है तो वो भी मेरा इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होगा, क्योंकि मैंने वो ज़मीन के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव का मतलब क्या होता है जी, मैंने सपोज कहीं अदर बिजनेस के अंदर भी पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उसका भी इंटरेस्ट मेरे को मिल सकता है जी, तो वो यहाँ आ जाएगा जी। क्लियर पॉइंट है। अब इस चैप्टर के अंदर असल में करना क्या है जी, इस एक्टिविटी के अंदर भी देख लीजिए। अगर आप कोई भी परचेज करते हो जी फिक्स्ड असेट, तो हमारा क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो आउटफ्लो को हमने ब्रैकेट से डिनोट कर देना है जी, तो ये चीज़ रहेगी। इसी तरीके से अगर मैं कोई भी सेल करता हूँ फिक्स्ड असेट को, ठीक है जी, सेल करूँगा तो पैसे क्या होंगे, इनफ्लो होंगे। इनफ्लो को अंदर अपन ने क्या करना है, कुछ नहीं, बस सिंपल आपने जो भी अमाउंट होगी वो लिख देनी है। देखो ये ब्रैकेट्स जो है डिनोट करती है माइनस को, विदाउट ब्रैकेट का मतलब होगा प्लस। तो सेल करने पर पैसा आएगा सिंपली, और परचेज करने पर पैसे मेरे जा रहे हैं तो माइनस में दिखा देंगे। सेम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को अगर परचेज करेंगे पैसे हमारे माइनस, और सेल करेंगे प्लस हो जाएंगे। इस तरीके से DRI का मतलब अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है जी तो प्लस ही करना है जो भी अमाउंट होगी। रेंट रिसीव होगा तो भी आपने प्लस ही करना है। इसी तरीके से अगर कोई भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है जी वो भी हमने प्लस ही करना है जी। तो सिंपली ये हमारे पास एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी जिसके अंदर हमने देखा जी फिक्स्ड असेट से रिलेटेड, ठीक है, सेल परचेज। एंड DRI वर्ड को याद रखना है, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हमारे पास एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बेसिक था जी। अब इसके बाद हम करते हैं जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के फर्स्ट नंबर है कि इसके अंदर हमने किन किन आइटमों को रिकॉर्ड करना है जी। तो आप याद भी कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। शेयर्स आ जाएं, अगर कोई भी आपका डिबेंचर आ जाए, ठीक है, डिबेंचर मीन्स लोन भी होगा, तो लोन भी हम इसे कह सकते हैं जी। चाहे लोन आपका वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही लोन रिकॉर्ड किए जाएंगे जी। इसी तरीके से अगर मेरा आ जाए जी बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो भी इसी के अंदर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी।
इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी डिविडेंड पेड आ जाए, ठीक है जी, डिविडेंड पेड आ जाए, इंटरेस्ट पेड आ जाए, ठीक है जी, ये रिकॉर्ड कर देंगे। देखो डिविडेंड पेड, डिविडेंड भी हमारे पास 3 टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं मेनली, तो वो दोनों ही इसी के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। जैसे कि एक होता है जी प्रपोज्ड डिविडेंड। देखो प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब होता है कि ऐसा डिविडेंड जो अगर सपोज कंपनी ने 2014 के अंदर, ठीक है, 2014 के अंदर प्रपोजल रखा तो 2015 में पे किया जाएगा। मीन्स प्रपोज्ड डिविडेंड आपने ऑलवेज प्रीवियस ईयर का ही लेना है, क्योंकि अगर 2014 के अंदर अगर वो डिविडेंड का प्रपोजल रखा गया है तो 15 के अंदर पे हो जाएगा। अगर सपोज 2024 के अंदर अगर प्रपोजल रखा जाएगा तो 25 में पे किया जाएगा। क्लियर है जी। और इसी तरीके से हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड हो गया जी अगर आपका कोई भी इंटीरियम डिविडेंड हो जाए। इंटीरियम डिविडेंड का मतलब होता है जी जो कंपनी साल के मिड में डिक्लेयर करती है, तो वो भी हमारा इसी के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। इंटरेस्ट पेड हो जाए जी, जैसे सपोज आपने कोई लोन ले रखा है, उस लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो भी हमारा इसी एक्टिविटी में आएगा। बट याद रखें जी जो रेंट पेड होगा तो उसको हम कभी भी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते जी, क्योंकि रेंट पेड का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपने अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कोई भी शॉप रेंट पे ले रखी है, तो उसका रेंट जो मैं पे करूँगा वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है जी। अब देखिए जी इसे हम समझते हैं कि इनसे हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो किस तरीके से होगा। अगर आप कंपनी के शेयर करते हो जी इशू ऑफ शेयर, अगर आपने कंपनी के शेयर इशू करे हों या डिबेंचर वगैरह इशू करा हो तो रुपए आपके पास आएंगे, मींस इनफ्लो होगा। तो इनफ्लो के कंडीशन में आपने सिंपल अमाउंट को लिख देना है जी। अगर इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ जी रिडम्पशन करता हूँ, ठीक है जी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गए जैसे आपके, या कोई डिबेंचर हो गया, अगर हम उनकी रिडम्पशन करेंगे तो पैसा मेरा क्या होगा माइनस में, क्योंकि पैसे मेरे जाएंगे। रिडीम का मतलब ही वापसी होगा जी। क्लियर पॉइंट है जी यहाँ तक। इसी तरीके से अगर आपने क्या करा जी लोन से पैसा लिया है, मींस प्रोसीड, कोई भी अगर आपकी प्रोसीड्स हो रही है फ्रॉम लोन से तो भी आपके पास पैसा आ जाएगा जी, आएगा तो प्लस में चला जाएगा। इसी तरीके से आपने कोई भी जो लोन है उसकी रिडम्पशन कर दी हो या रीपेमेंट कह लीजिए, अगर आपने लोन की रीपेमेंट करी है तो पैसे आपके क्या होंगे आउटफ्लो होंगे, आउटफ्लो होंगे तो पैसा आपका जा रहा होगा जी, माइनस में कर दीजिए। क्लियर पॉइंट है जी। इसके अलावा अगर देखें जी मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है एक। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जितने मेरे अकाउंट के अंदर रुपए डिपॉजिट हैं अगर मैं उससे ज़्यादा विड्रॉल करवा लूँ तो वो मेरा ओवरड्राफ्ट हो जाएगा जी। क्लियर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे अकाउंट के अंदर 2000 रुपीज़ पड़े हैं, मैंने क्या करा वहाँ से 3000 रुपीज़ का विड्रॉल कर लिया। अगर मेरे 2 पड़े हैं तो मैं 3 का विड्रॉल कर रहा हूँ, इट मीन्स 1000 रुपीज़ से मेरा अकाउंट नेगेटिव चला गया। क्लियर पॉइंट है जी, नेगेटिव चला गया। ये पहले कंडीशन सपोज गिवन है आपको। मान लीजिए कि अगर मैं बैंक में गया और बैंक में जाकर मैंने ना 800 रुपीज़ वहाँ डिपॉजिट करवा दिए। अगर मान लीजिए मैं बैंक में गया 800 रुपीज़ डिपॉजिट करवा दिए तो उसके बाद मेरा ओवरड्राफ्ट कितना रह गया जी 200 रह गया। क्लियर पॉइंट है। अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है जी ओवरड्राफ्ट, तो डिक्रीज ओवरड्राफ्ट होगा तो उस कंडीशन का मतलब है कि आपका आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो क्यों होगा, जैसे मैंने 800 रुपये बैंक में डाले तो मेरा ओवरड्राफ्ट 200 रह गया, इसका मतलब 800 तो मेरी जेब से गया, जा रहा है तो भी सिंपली आपने क्या कर देना है जी माइनस कर देना है। सेम अगर इस कंडीशन को छोड़ दीजिए, मान लो जी मैं अगेन बैंक में फिर गया, मैंने क्या करा जी 500 रुपये और विड्रॉल कर लिए। 500 रुपये अगर और विड्रॉल करूँगा तो अब ओवरड्राफ्ट 1500 हो गया, मतलब मेरी जेब के अंदर 500 रुपये और आ गए, मीन्स मेरे पास इनफ्लो हो रहा है। तो सिंपल सा पॉइंट है, जब आपका इंक्रीज होगा क्या जी ओवरड्राफ्ट, तो उस कंडीशन के अंदर हमने क्या करना है जी प्लस कर देना है इस अमाउंट को। सेम इसी तरीके से आगे चलते हैं जी डिविडेंड पेड। देखो डिविडेंड पेड का मतलब जब आप किसी कंपनी के मालिक हो
और अगर आप डिविडेंड पे करोगे तो आपकी जेब से पैसे जाएंगे, जा रहे हैं तो माइनस कर दीजिए। सेम इसी तरीके से जी अगर आप कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पे करते हो तो भी आपकी पॉकेट से पैसा जाएगा, तो देन माइनस कर दीजिए। क्लियर पॉइंट है जी। ये हमारे पास कुछ था जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पॉइंट्स जो कि आपने याद रखने हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो परफॉर्मा ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मा अगर याद है इसका कि कौन सी आइटम किस एक्टिविटी में रिकॉर्ड की जाएगी तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखो इसके बाद है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है हमारे पास उसके अंदर हमने क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। पहला पॉइंट तो ये है जी, देखो जितनी भी चीज़ें हमने अभी इन्वेस्टिंग में लिखी और फाइनेंसिंग में लिखी, उन सारी चीज़ों को छोड़कर जो चीज़ें बच गई वो सारी की सारी ऑपरेटिंग में चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, वो ऑपरेटिंग का पार्ट है जी। क्लियर है। इसके अलावा अगर और लगा लीजिए जैसे कि रेंट पेड है, वो ऑपरेटिंग का पार्ट होगा जी। क्लियर पॉइंट है जी। तो चले देखते हैं जी, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बुक में से। देखो जी ये इलस्ट्रेशन मैं आपको फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ डीके गोयल की बुक में से, और जिसके अंदर हमें करना क्या है जी, आपको क्लासीफाई करना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। मतलब सिंपली ये है कि आपने इसमें से छांटना है कौन सी चीज़ ऑपरेटिंग की है, इन्वेस्टिंग की है, फाइनेंसिंग की है। जैसे देखो जी कैश सेल आ गया। देखो अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जो चीज़ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की आप याद रख लीजिए, उसके अलावा जो बच गई वो ऑपरेटिंग की है। जैसे कैश सेल ऑपरेटिंग का पार्ट है। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है जी डेटर्स। अगर डेटर से कोई भी पैसा आएगा तो भी आपका ऑपरेटिंग है। परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी कौन सी सेट है जी, फिक्स्ड, और फिक्स सेट परचेज करेंगे तो इन्वेस्टिंग का पार्ट। सेल ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग का पार्ट। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अगर शेयर डिबेंचर इशू करोगे तो आपका क्या होगा जी, पैसे आपके पास आ जाएंगे, इनफ्लो होगा, तो फाइनेंसिंग का पार्ट है जी। देखो एक है हमारे पास बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे देखो हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब कि जब मैंने, देखो इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर का सर्टिफिकेट होल्डर को देकर उससे कुछ अमाउंट लेना। अब बाई बैक ऑफ इक्विटी का शेयर का मतलब भी यही है कि मैंने इक्विटी शेयर जिस पर्सन को दिया था, अब उससे मैंने अपना इक्विटी शेयर का सर्टिफिकेट वापस लेना है और उसको पैसे दे देने हैं। तो बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब सिंपली आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड, और डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग का पार्ट होगा जी। अगला है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन, फाइनेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी। देखो पहला पॉइंट तो यही है कि इन फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कंपनी को समझना है। देखो फाइनेंस कंपनी का मतलब ये है कि मैं जिस चीज़ का बिजनेस करता हूँ सिर्फ वही आप नई चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर लगा लीजिए मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ, तो जो फर्नीचर की आइटम अगर लेन देन कर रहा हूँ तो इसे मैं कह सकता हूँ ये मेरा फाइनेंस कंपनी है एक तरीके से। क्लियर पॉइंट है जी। मतलब सिंपली आपने क्या याद रखना है, जब भी फाइनेंस कंपनी आ जाए तो आपका आंसर ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसके अंदर हम ये एज्यूम कर चलते हैं कि मेरा बिजनेस भी इसी ही चीज़ का है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इंटरेस्ट पेड करा मैंने, अब इंटरेस्ट पेड करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरा सपोज ये लगा लीजिए कि मेरा जो बिजनेस है वो क्या है, लोगों को लोन देने का, लोन लेने का। अब जैसे देखो सिंपल सी बात, अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो मेरा तो बिजनेस ही क्या है, लोन लेना या लोन देना। तो इसलिए मेरा ये जो इंटरेस्ट पेड है फाइनेंस कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग का पार्ट गिना जाएगा। अब नॉन फाइनेंस कंपनी का मतलब कि मेरा बिजनेस फॉर एग्जांपल फर्नीचर का है जी, बट फिर भी मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो हो सकता है शायद मैंने कोई लोन लिया हो। क्लियर है। तो उस कंडीशन के अंदर मेरा आंसर फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। कैश परचेज, आपने गुड्स परचेज करा जी, ऑपरेटिंग का पार्ट है। कैश पेड टू ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग का पार्ट है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर आपका फाइनेंस का पार्ट है। लॉन्ग टर्म के लोन आपके फाइनेंस का पार्ट है। ऑफिस का खर्चा आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट, ऑपरेटिंग का पार्ट है जी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग भी ऑपरेटिंग का पार्ट है। देखो ये हमारे पास सारे की सारी ऑपरेटिंग की कुछ आइटमें चल रही हैं।
देखो जी इसके बाद है जो नेक्स्ट है जी मेरे पास परचेज ऑफ गुडविल। अब देखो जी परचेज ऑफ गुडविल मेरे पास इनटेंजिबल असेट है और इनटेंजिबल असेट भी आपकी इन्वेस्टिंग का पार्ट है जी। सेल ऑफ पेटेंट इन्वेस्टिंग का पार्ट है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो खाली इन्वेस्टमेंट वर्ड आ रहा है तो ये मेरी नॉन करंट होगी, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी मेरी इन्वेस्टिंग का पार्ट रहेगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो फाइनेंस कंपनी, देखो इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, इसका मतलब सिंपली मैं इन्वेस्ट, देखो फाइनेंस कंपनी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बिजनेस ही इसी चीज़ का है, इन्वेस्टमेंट करना, मतलब इन्वेस्टमेंट को परचेज करना, सेल करना। अगर मैं इन्वेस्टमेंट को परचेज एंड सेल कर रहा हूँ फाइनेंस कंपनी के अंडर, तो इट मीन्स ये मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट है। अब नॉन फाइनेंस कंपनी का मतलब फिर दोबारा से मेरा फर्नीचर लगा लीजिए, क्या चीज़ है, मेरा बिजनेस फर्नीचर का है बट मैंने कहीं पैसा और इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर मेरा जो आंसर डिपेंड करता है कि आपका ये आइटम किस चीज़ की है। देखो आप सिंपल वे में भी याद रख सकते हो, जब भी फाइनेंस कंपनी आ जाए तो आपका आंसर हमेशा ऑपरेटिंग रहेगा। अगर जब भी नॉन फाइनेंस कंपनी आ जाए आपका आंसर डिपेंड करता है कि वो आइटम किस चीज़ की है। अगर वो आपकी आइटम, ठीक है जी, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड लग रही है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, ठीक है जी। अगर फाइनेंस के रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग में चला जाएगा। जैसे कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव हो गई, देखो कमीशन एंड रॉयल्टी अगर रिसीव हुई आपकी ऑपरेटिंग, इसे हम इन्वेस्टिंग नहीं कहेंगे। इन्वेस्टिंग के अंदर मैंने वर्ड बताया था DRI। अगर आपको कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा हो, रेंट रिसीव हो रहा हो, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन शेयर, देखो जी फाइनेंस कंपनी आ गया लिखा हुआ तो मैं सीधा आंसर ऑपरेटिंग लगाऊंगा। और नॉन फाइनेंस आ रहे, आंसर जो डिपेंड करता है जी आपका आइटम पर, डिविडेंड रिसीव्ड DRI, और DRI आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है जी। और एक रहेगा जी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वाला फाइनेंस कंपनी आ गए, मेरा आंसर ऑपरेटिंग है जी। और जब भी नॉन फाइनेंस आ जाए तो आंसर जो डिपेंड करता है आपका आइटम पर, DRI, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है। रेंट पेड आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है। रेंट रिसीव्ड कंपनीज का मेन बिजनेस ही प्रॉपर्टी का, देखो इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। मेरा मान लो जी मेरा बिजनेस ही प्रॉपर्टी डीलर का है, मैं प्रॉपर्टी लोगों को क्या कर रहा हूँ, लोन पे दे रहा हूँ या लोन पे ले रहा हूँ। अगर मैं लोन पे इनको दे के रेंट इकट्ठा कर रहा हूँ तो ऑपरेटिंग का पार्ट है, क्योंकि मेरा बिजनेस ही इसको चलाने का है, प्रॉपर्टी डीलर का। अदर बिजनेस मतलब मेरा बिजनेस किसी और चीज़ का, बट मेरे पास 5-4 शॉप्स पड़ी थी वो किराए पर दे दी, उनका रेंट आया, तो कौन सा पार्ट हो गया जी, इन्वेस्टिंग। अब लो जी ये इनकम टैक्स पेड है जो आपका, ये इनकम टैक्स जो पेड हमारा जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर, क्लियर है जी, क्योंकि बिजनेस को चलाने के टाइम जो इनकम जनरेट होगी उस पर आपको टैक्स पे करना होगा, इनकम टैक्स वहीं चला जाएगा। सेम आपका इनकम टैक्स जो रिसीव्ड हो रहा है, आपको इनकम टैक्स रिफंड रिसीव हो रहा है, वो भी आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है। ये जो बैंक बैलेंस आ गया, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म आ गई, मार्केटेबल सिक्योरिटी वाला, ये सारे के सारे हमारे होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसके लिए मैं आपको एक पेज नंबर नोट करवा देता हूँ, उसे आप नोट जरूर कर लीजिए। पेज नंबर है जी 6.4 DK गोयल के अकॉर्डिंगली। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश या कैश के इक्वल जो चीज़ें समझी जाएंगी वो कौन कौन सी हैं, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी आ जाए, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड आ जाए, ये सारे के सारे मेरे कौन से हैं जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इसे ना तो देखो जी मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर करना, ना ही इसे इन्वेस्टिंग में लेकर चलना, ना ही इसे फाइनेंसिंग में लेकर चलना, इसे आपने अलग से याद रखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से, क्लियर है जी। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट्स हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करके देखा जी, जिसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग में जाएंगी, इन्वेस्टिंग में जाएंगी, फाइनेंसिंग में जाएंगी। इसी के साथ आप जो DK गोयल के फर्स्ट 4 आप इलस्ट्रेशन ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट 4 5th तक इलस्ट्रेशन आपकी ट्राई हो सकती हैं। देखो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे भी आएंगे जिसके अंदर आपको ये भी बताना होगा कि ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो आ रहा है बट इसका इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ, आपने ये भी बताना है जी, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।